मैं हिंदुस्तान में ऑल ओवर वर्ल्ड में 200 फार्म पे विजिट किया हूँ जी। 10 से ज़्यादा कंट्री किया इस काम को लेके देखने के लिए। जी। मैंने ऐसे भी कुछ फार्म विजिट किए जो बंद हो गए थे। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेटनेरियन की। जी। जितने भी हिंदुस्तान में वेटनेरियन हैं जी। वो सारे वेटनेरियन या तो गाय भैंस के होते हैं या कुत्ते बिल्ली के होते हैं। तो गोट के वेटनेरियन आपको बहुत कम मिलते हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में मैं आपके थ्रू आपके जितने भी दर्शक हैं मैं बताना चाहूँगा कि गोट फार्मिंग में किसान इस चीज़ को ध्यान नहीं रखता है जी। पानी पे। जी। सोचता है कि एनिमल है कोई भी पानी दे दीजिए तो चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप 500 बकरी पे अगर आप NLM की एक स्कीम है जिसमें आप 50 लाख रुपए आपको लोन मिलता है जी। और 50 लाख रुपए की सब्सिडी होती है। हाँ जी। अगर आपने जानवर नहीं पाले हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है और आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने जानवर नहीं पाला है और वो अचानक से 500 बकरी लेके आ जाते हैं वो लॉस में चले जाते हैं। जी। किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक ऐसे गोट फार्म पे जहाँ पे 5000 गोट पाली जा रही हैं एक साथ में। यहाँ पे किस तरीके से पाली जाती है इसमें देखेंगे किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्या ब्रीडिंग का सही तरीका होता है और क्या रखने का तरीका, क्या खान पीन होना चाहिए, किस तरीके का पानी होना चाहिए, सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं और जानते हैं हम किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी टीम का। धन्यवाद सर। युवान एग्रो पे धन्यवाद सर। हालांकि आज के टाइम पे सर यूट्यूब पे आप छाए हुए हैं, सब जानते हैं आपको, लेकिन फिर से आप एक बार अपना हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम DK सिंह है। आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा हम लोग युवान एग्रो ये आगरा फतेहाबाद रोड पे स्थित है। हाँ जी। और ये 5000 गोट्स का अभी घर है जी। 70 से ज़्यादा स्टाफ हम लोग टीम मेंबर मिलके इनकी देखभाल करते हैं। हाँ और कोशिश कर रहे हैं कि गोट फार्मिंग को एक अच्छी नई दिशा दे पाएँ। हाँ जी। और आपके और आज जितने भी चैनल हैं और जितने भी दर्शक हैं उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ, एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस इसको बनाने के लिए लोगों को हेल्प कर पाएँ। जी। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन यही आएगा जो हमारे व्यूवर्स के माइंड में सबसे ज़्यादा हो रहा होगा कि जहां लोग छोटे से पे भी नहीं कर पाते, आप 5000 बकरी पाल रहे हैं, किस तरीके से इसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे स्टार्ट किया ये? सर ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने 5000 बकरियां और जानवर एक साथ ही लिया है। हाँ जी। हम लोगों ने 2.5-3 साल पहले शुरू किया था। 100 हम लोग एनिमल लेके आए जी। और जैसा कि हर किसी के साथ होता वही हमारे साथ हुआ कि राजस्थान में अजमेर में कुछ ब्रोकर्स मिल गए हमें, उनके थ्रू हम लोगों ने 100 जानवर ले आए। उसमें 70-80 जानवर पहले ही मर गए। हाँ जी। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जानवरों का जो एनिमल्स का गोट का जो चुनाव है वो ढंग से हो, अच्छी ब्रीड लाए जी। और प्योर ब्रीड लाए, प्योर ब्रीड पे काम करें। इसीलिए अभी हम लोग जो फोकस हमारा वो सोजत है जी। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने एनिमल बढ़ाने शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। हाँ जी। हमारी कोशिश रही कि देखिए 100-200 जानवर अगर आप पालते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको एलिवेटेड शेड की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ जी। जब आप बहुत बड़ा काम, बड़े जानवर और बड़ा इन्वेंट्री रखते हैं जी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल के शेड्स की ज़रूरत होती है। तो हमारा 1 लाख स्क्वायर फीट एलिवेटेड शेड है हमारे यहाँ जी। और 1 लाख के अलावा हमारा 30-40 हज़ार स्क्वायर फीट हमारा स्टाफ रहने, ये हमारा जो गेस्ट हाउस ब्लॉक है। और इन चीज़ों को मिला के करीबन ये 5 एकड़ लैंड में है। 5 एकड़ बोले तो सर कितने बीघे आइडिया? ये करीबन हो गया सर, करीबन 22 से 24 हज़ार स्क्वायर मीटर लैंड हो गया। हाँ जी। और भी हम लोग दूसरा एक नया जो सेक्शन है वो बना रहे। अच्छा। और 7000 ये हमारे अभी 7000 एनिमल्स का ऑक्यूपेंसी हो सकती है जी। और 5000 का नया एक इसी के बाद ही हम लोग कंस्ट्रक्शन अभी अप्रैल-मई के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो काम सर आपने करा है बड़े लेवल पे तो हालांकि बाद में गया है, लेकिन उससे पहले आपने कुछ सोचा होगा इस बारे में कि ये मुझे ये काम करना है। उससे पहले कैसे इंस्पिरेशन आया कि आपको लगा कि ये काम करना चाहिए? देखिए एनिमल हस्बेंड्री अगर आप देखिए तो हमें एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना था जी। एनिमल हस्बेंड्री पे काम करते हुए हम लोगों ने ये पाया कि जितने भी इंडिया में जो भी बड़े काम हुए हैं, हाँ जी, वो पोल्ट्री पे हुए हैं या डेयरी पे हुए हैं या मत्स्य पालन पे हुए हैं जी। गोट और सीप इंडस्ट्री ऐसी है जिसको अभी भी सेबी बिजनेस देखा जाता है। हाँ जी। या ये देखा जाता है कि ये बहुत अजीब सा काम है या करेगा तो छोटा किसान ही करेगा जी। तो लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डिमांड गोट मिल्क की, गोट मैन्योर की, मीट पर्पज से भी सारी डिमांड बढ़ रही है।
बट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो हमारी कोशिश रही कि हम इसको ऑर्गेनाइज करें। बड़ा सेटअप इसलिए किया हम लोगों ने, या करना चाह रहे थे कि इसको देख के और लोग प्रेरित हों और इस काम को करें। और जब आप अच्छा काम देखते हैं, बड़ा काम देखते हैं, तो ही आप प्रेरित होते हैं। अभी तक हिंदुस्तान में जो भी काम हुआ है वो एक एवरेज लेवल पे काम हुआ है। और हम लोग अगर आप देखिए तो हमारा जो मोटिव है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा थोड़ा ज्यादा लगा है, वन टाइम कॉस्ट है जी, वो हमारा ओवर द पीरियड निकलेगा बिल्कुल, कैलकुलेटिव रिस्क भी है जी। बट हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पैसे कमाएं, हमारा ध्येय है कि हम आने वाले 2-3 साल में आप लोगों के माध्यम से करीबन 5 से 10 हजार किसानों से जुड़े आने वाले कुछ सालों में जी। उनको हम लोग सस्टेनेबल मॉडल के बारे में बताएं, उनको हम बताएं कि काम कैसे होता है, प्रॉफिटेबल वेंचर कैसे होता है, इस काम को भी करने के बाद प्रॉफिट आती है। दिक्कत वही शुरू होती है कि जब आप किसी भी चीज को सिर्फ आप कुछ वीडियो देख लीजिए, कहीं 5-7 दिन की ट्रेनिंग कर लीजिए और उस काम को करना शुरू कर दीजिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे आपने यहाँ पे काम किया, आपने जैसे बताया आप राजस्थान से ब्रीड लेकर आए, वहाँ पे आपको लॉस हुआ, तो लगभग कितने का लॉस हुआ और उससे आप रिकवर किस तरीके से कर पाए, कितने दिनों में कर पाए? देखिए अभी तक तो हमारा कोई सेल शुरू हुआ नहीं है। अच्छा। हम लोग जानवर को लाए जी, ब्रीडिंग सेटअप किया, हम ब्रीडिंग करा रहे हैं जी। मीट पर्पज से भी हमारे पास जो जानवर हैं वो अभी बड़े हो रहे हैं, तो जब बड़े हो जाएंगे तो वो बिकेंगे जी। हमारा जो मिल्क का हमारा प्रोडक्शन है वो अगस्त से शुरू हो जाएगा। हम गोट चीज, गोट घी और गोट सोप बनाने का हम फैक्ट्री डाल रहे हैं। अच्छा। देखिए जो नुकसान हुआ वो कैलकुलेटिव नुकसान था, वो होना था या नहीं होना था वो तो खैर कोई जानबूझ के नुकसान करता नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हम ओवर द पीरियड ही कर पाएंगे। वो नुकसान आपको बहुत जल्दी तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो भी इस 3 साल के दौरान हमें प्रॉब्लम्स आई या जो भी दिक्कतें आई, अगर हम कोई किसान मेरे से जुड़ता है या युवान एग्रो से जुड़ता है तो वो दिक्कतें और वो नुकसान वो ना उठाए, इसकी हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो सर आपके पास में कौन कौन सी ब्रीड है और आप स्टार्टिंग में कौन सी लेके आए थे? अभी हमारे पास सोजत है, कोटा है, थोड़े मात्रा में हमारे पास अफ्रीकन बोर है और सानिन है। हाँ जी। और हमारा मेन फोकस सोजत ही है जी। हम लोग सोजत पे काम करते हैं। अच्छा, और सोजत पे जो हमारे पास अभी करीबन 1000 के करीब में फीमेल्स हैं जी, और करीबन 3-3.5 हजार करीब में मेल है। 3-3.5 में करीब में मेल है। अच्छा, तो स्टार्टिंग में सर कौन सी लेके आए थे आप? सोजत ही लेके आए थे हम लोग, और भी ब्रीड लेके आए थे। टोटल 41 तरीके की ब्रीड है। देखिए क्या होता है कि आप जो भी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं जी, आप उसके बारे में पहले समझिए कि वो दूध कितना देती है जी, उसके जो मेल होते हैं वो कितने बड़े मेल होते हैं, अच्छा, कितना मीट प्रोडक्शन देते हैं, हाँ जी, और उनका सस्टेनेबिलिटी हर मौसम में कितना ज़्यादा इम्यून होते हैं, हाँ जी। तो हमको ये समझ में आया कि सोजत सबसे बेस्ट इन जो हम लोगों ने जितने भी ब्रीड पे काम किया जी, जी। सारे ब्रीड सही है, हाँ जी। डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं और आप किस पर्पज से ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। वजह ये रहती है किसान भाइयों कि हम जैसे बहुत सी बार राजस्थान की ले आते हैं ब्रीड, तो राजस्थान का ही खाना खाएगी, या जो राजस्थान का चारा है वो ही खाएगी। अब राजस्थान का चारा हमारे यहाँ पे किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है वो चीज़ मैटर कर जाती है, आपके चार्जेस मैटर कर जाते हैं कि किस तरीके से आप उसे। देखिए क्या है कि अगर आप देखिए कि गोट्स, जो भी गोट इंडिया में हैं जी जी, वो गोट की जो ब्रीड है वो ऑलमोस्ट सारे राजस्थान से ही हैं, 2-4 ब्रीडों को छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो चारा है वो ऑल ओवर इंडिया सेम ही मिलता है। अच्छा अच्छा। अब जैसे हमारे जो भी इंडिया में जितने भी बकरियां होती हैं जी, वो दलहन का भूसा खाती है, दाल का भूसा खाती है जी। तो आगरा में दाल का भूसा नहीं होता है, 200 किलोमीटर दूर से जाके लाना पड़ता है, हम लोग ले आते हैं जी। तो वो कॉस्ट पे 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है। लेकिन जो चारे के अलावा जैसे हम हरा चारा नहीं खिलाते हैं जी, एक मिथ है कि हरा चारा आप नहीं खिलाएंगे तो जानवर, हमारे सारे एनिमल देखिए सारे चमकदार हैं, सारे वजन पे हैं, अच्छा दूध देते हैं। हमारे यहाँ ब्रीडिंग सेटअप में हमारे बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि बैलेंस डाइट देना चाहिए। देखिए मिथ यही होता है कि आपको बकरियों को या बकरों को खाना खिलाना, बकरों को और बकरियों को खाना नहीं खिलाना होता, आपको बैलेंस डाइट देनी पड़ती है। उस बैलेंस डाइट में आपके यहाँ जो बेस्ट अवेलेबिलिटी है वो आप दीजिए। अपने वेटनेरियन से, जो सरकारी वेटनेरियन है उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए या हमसे पूछिए, या जितने भी जैसे मथुरा में हैं कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बैलेंस डाइट बताएंगे कि बैलेंस डाइट में क्या क्या दिया जा सकता है। अब जहाँ मक्का महंगा है वहाँ हो सकता है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे
हमारे मक्का गेहूं भी खिलाते हैं। हाँ, तो गेहूं को उबाल के खिलाना होता है, मक्का को उबालने की जरूरत नहीं होती है। तो हर जगह हर चीज की अवेलेबिलिटी है। हाँ जी। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस चीज को खिलाने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो सर जैसे स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, स्टार्टिंग में कौन सा बनाया था और किस तरीके से बनाया, मतलब क्या सोच के? देखिए स्टार्टिंग में तो हमारा कन्वेंशनल सेट था, एलिवेटेड नहीं था, और जो हम लोगों ने 100, 150, 200 जानवरों पे हम लोगों ने पूरी R&D किया। सर थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइएगा अभी कि हम अगर लगवाते हैं तो किस तरीके से क्या चीज़ देखनी होती है? देखिए कन्वेंशनल सेट जो नॉर्मल सेट होता है, एलिवेटेड नहीं होता है, वो कन्वेंशनल सेट 100, 200, 300, 400, 300 तक जानवरों तक, 500 जानवरों तक भी कन्वेंशनल सेट अच्छा है जी। ज़रूरत नहीं है आप एलिवेटेड करें। एलिवेटेड का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी इनके वेस्ट होते हैं, मैग्नीज होती हैं, इनके यूरिन होती है, वो नीचे गिर जाती है। तो जैसे यहाँ पे जा रहा है, अब ये नीचे सीधा गिर रहा है तो अमोनिया भी इनको परेशान नहीं करती और जानवर स्ट्रेस में नहीं होते। इन एनिमल्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर जब भी ये स्ट्रेस में आते हैं, वो किसी चीज़ से भी आए, इनको खाना अच्छा नहीं मिलता है तो स्ट्रेस में आते हैं, इनको बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो स्ट्रेस में आते हैं, इनको अगर कोई बीमारी हो जाए तो स्ट्रेस में आते हैं। तो एलिवेटेड सेट में ये होता है कि जैसे देखिए बाहर अभी 40 डिग्री है, अब ये सेट में एलिवेटेड है तो चारों तरफ से हवा और वेंटिलेशन सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। और आप अगर ऊपर देखेंगे तो हम लोगों ने इसमें 16 mm की इंसुलेशन शीट लगा रखी है। तो इससे 10 डिग्री का फर्क पड़ता है गर्मी में भी और ठंड में भी। अच्छा। तो इसका जब आप मास में काम करते हैं 1000, 1500, 2000 जब आपको गोट्स रखने हैं, हाँ जी, तो आपको एलिवेटेड पे जाना चाहिए, वरना आप 100, 200, 500 तक आप नॉर्मल कन्वेंशनल सेट में काम कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल सेट अगर आप बनाते हैं तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है जी। आपको सबसे ज़्यादा साफ सफाई और उनके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। दवाइयाँ टाइम से देनी पड़ती है। बीमार चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, इन सेटों में बीमार होने की संभावनाएं कम होती हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे आपके कितने सेट हैं? और हमारे पास टोटल 5 है सर। अच्छा। ये सबसे बड़ा है जिसमें 2000 जानवर रहते हैं। अच्छा। और बाकी एक फीमेल और बच्चों का सेक्शन है। अच्छा। जिसमें 1000 फीमेल और बच्चे रहते हैं जी। और इसके बाद और भी जितने भी हैं उसमें मेल सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसमें हमारे पास ब्रीडर का पूरा सेक्शन है। अच्छा। जिसमें इंडिविजुअल केजेस में हम लोगों ने उनको रखा हुआ, क्योंकि उनका डाइट हर एनिमल का डाइट अलग होता है। हाँ जी। तो यहाँ पे सर आपने अलग अलग कैबिन बनाए हुए हैं इनके, तो इनका क्या वजह है और किस तरीके से आपने डिफाइन कर रखे हैं अलग अलग? देखिए वजन के हिसाब से है और उम्र के हिसाब से है। अच्छा। नंबर दिया हुआ है। अच्छा। तो इन एनिमल्स का क्या है कि 17 बाई 17 के जो केबिन्स होते हैं। हाँ, उसी में हम रखते हैं ताकि इनका ध्यान आराम से रखें, ये एक साथ लड़े ना। हाँ, खाना टाइम से मिल जाए इनको, क्योंकि इससे ज़्यादा रखेंगे तो इससे बड़ा होता है तो खाने में दिक्कत होती है, एक दूसरे को खाना नहीं खाने देते हैं। हाँ। फिर हेल्थ में प्रॉब्लम होती है और बीमारियों की भी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, तो सर हेल्थ आपने खाना के बारे में तो बता दिया, आप पानी किस तरीके का दे रहे हैं आप? देखिए पूरे हिंदुस्तान में मैं आपके थ्रू आपके जितने भी दर्शक हैं मैं बताना चाहूँगा कि गोट फार्मिंग में किसान इस चीज़ को ध्यान नहीं रखता है जी, पानी पे जी। सोचता है कि एनिमल है कोई भी पानी दे दीजिए तो चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनको पानी की अच्छी पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा। तो 100-150 TDS से अगर ऊपर पानी कहीं भी है जी, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप एक छोटा RO लगवा लीजिए, या आप देसी तरीके से भी उसको फिल्ट्रेशन पानी का फिल्ट्रेशन होता रहा है जी, उसको करके फिल्टर पानी ही पिलाइए। 150 TDS से ऊपर अगर पानी पिला रहे हैं तो आपके एनिमल में ओवर द पीरियड आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, या आपको फीमेल पे बच्चे पे वो ग्रोथ नहीं दिखेगा, या बच्चा आपको बहुत हेल्दी नहीं दिखेगा। तो आपके यहाँ पे कितना एक हमारे यहाँ पहले 350 जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था 400 से ऊपर TDS था। अच्छा। फिर हम लोगों ने एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया और हमारे यहाँ अभी 150 TDS और 100 से 150 TDS मेंटेन करते हैं। यानी आप यहाँ पे ये जो इन्हें पानी पिया रहे हो, ये पानी RO का पानी पिया रहे हो? जी जी, फिल्टर पानी है। क्यों? क्योंकि इनका हेल्थ अच्छा है, ये खाना अच्छा खाते हैं, इनका बच्चे अच्छे होते हैं जी जी जी, इनको दूध की प्रॉब्लम नहीं होती है माओं को, और जो भी एनिमल्स हैं हमारे यहाँ उनका ग्रोथ अच्छा होता है जी जी जी। तो यहाँ पे सर जैसे आपने यहाँ पे रखे हुए हैं तो इनमें सब एक ही तरह के हैं या फिर अलग अलग ब्रीड में भी है? नहीं, यहाँ सोजत और कोटा है। अच्छा। बाकी और कोई ब्रीड नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, जो मेल हमारे यहाँ जितने भी हैं वो सोजत और कोटा ही हैं जी, और बाकी जो फीमेल है वो सानेन की है और उसकी अफ्रीकन बोर की है, वो फीमेल सेक्शन में। अच्छा, तो यहाँ पे सर ये वैक्सीन इनमें मेन चीज होती है, आप लेके आओगे उस टाइम पे वैक्सीन बहुत जरूरी है, जब होगा बच्चा उस टाइम पे वैक्सीन जरूरी है, जब प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पे वैक्सीन, यानी वैक्सीन कुल मिला के जरूरी चीज है।
तो आपके हिसाब से कौन सी बेटर है और किस टाइम पे लगानी चाहिए? देखिए, आप जब भी जानवर लेके आए पहले तो उसको आइसोलेशन में रखिए जी। आइसोलेशन में रखने के बाद उसको आप PPR डिवॉर्मिंग कीजिए, ET और FMD की इंजेक्शन लगाइए जी। और जो भी इसके अलावा जो भी आपके वेटनरियन हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। और जानवर लाने के पहले 2 महीना जब ये इंजेक्शन से क्वारंटाइन का टाइम रहता है जी। उनको कम दाने पे रखिए, कम फीड पे रखिए। जब एक बार जानवर का सारा इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बॉडी में, फिर उसको आप नॉर्मल बारे में ले आइए और नॉर्मल दाने पे ले आइए। किसान यही गलती करता है कि जब जानवर लाता है उसको पुराने जानवरों के साथ जल्दी मिलाने की कोशिश होती है। कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए जी। वेटनरी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेटनेरियन की जी। जितने भी हिंदुस्तान में वेटनेरियन हैं वो सारे वेटनेरियन या तो गाय भैंस के होते हैं या कुत्ते बिल्ली के होते हैं। तो गोट के वेटनेरियन आपको बहुत कम मिलते हैं जी। बट फिर भी आप आसपास कोशिश कर सकते हैं कि जहां भी आपको वेटनेरियन, सरकारी वेटनेरियन हैं उनसे आप बात कीजिए, उनको देखिए और उनसे पूछिए। और नहीं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी साइट है आप वहाँ भी बात कर सकते हैं जी। और आप प्रॉपर दवाई, पहले आप कोई भी जानवर आप नया फार्म खोल रहे हैं जी, पहला काम एक किसान को ये करना चाहिए कि वो पहले अपने आसपास सरकारी वेटनेरियन से बात करे और उसको बताए कि मैं बकरी का पालन करने वाला हूँ और आप मेरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है तब बकरी लेके आइए, क्योंकि जब बीमार जानवर पड़ते हैं आपको दवाई उसी समय देनी होती है। ये आपके हमारे तरह या बड़े जानवरों की तरह नहीं है कि आज बीमार है परसों दवाई देंगे तो चलेगा, तुरंत मर जाते हैं जी। तो इस चीज़ की सबसे पहले व्यवस्था करें और फिर आप जानवर लेके आए। हम लोगों ने भी जब 2-3 साल पहले काम शुरू किया था जी, तो हम लोगों ने पहले वेटनेरियन रखे। आज हमारे यहाँ 6 से 7 वेटनेरियन रहते हैं, 3 तो यहीं रेजिडेंट रहते हैं और 4 लोकल हैं जो 4 आते हैं जी। हमारे पास वेटनेरियन डॉक्टर हैं, LSA हैं, जूनियर डॉक्टर हैं हाँ जी। और उनके थ्रू हम लोग ये 24 घंटा मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा। आपके माध्यम से देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोट फार्मिंग रॉकेट साइंस नहीं है। गोट फार्मिंग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है जी। आपको केयरिंग और अटेंटिव रहना पड़ता है। अगर आपका नेचर केयरिंग है तो आप जानवरों को केयर कर पाएंगे। इनको अच्छा केयर करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सर, आप सरकारी की बात कर रहे थे, सरकारी से मुझे ध्यान आया, हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी सरकारी, जैसे ये लोन वगैरह का होता है सीन कि लोन देगी सरकार और आप इतना परसेंटेज लगाओ, इतने रुपए का माल लेके आओ, उसके बाद में आपको इतना लोन देगी सरकार। तो उसमें कहीं ना कहीं से लॉस हो जाता है कि भाई सरकार लोन नहीं दे पाती, उसके बच्चे मरते रहते हैं या फिर XYZ कहानी हो जाती है। हमने वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर। देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो किसानों को भले के लिए होती हैं। हाँ जी। किसान पहले ही सरकारी योजना को देखते हुए, अगर आपने बकरी पालन किया है, आपने 20, 25, 50 बकरी पाले हुआ है जी, तो आप 500 बकरी का आप ये ले लीजिए, आप सरकार से जो NLM की स्कीम है और भी स्टेट में स्कीमें आती है, आप ले लीजिए। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप 500 बकरी पे अगर आप NLM की एक स्कीम है जिसमें आप 50 लाख रुपए आपको लोन मिलता है जी और 50 लाख रुपए की सब्सिडी होती है। हाँ जी। अगर आपने जानवर नहीं पाले हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है और आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने जानवर नहीं पाला है और वो अचानक से 500 बकरी लेके आ जाते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं जी। तो मेरा मानना ये है कि पहले किसान को चाहिए कि 25-50 एक छोटा जानवरों का फ्लॉक ले जाए, खरीदे, अच्छी ब्रीड का खरीदे, उसको पहले एक शेड्यूल पूरा, एक बार वो उसके बच्चे आ जाए, 3 महीने के हो जाए, उसके बाद वो सरकारी स्कीम तो कभी भी ले सकता है। हाँ जी। एक बार वो कॉन्फिडेंट हो जाए उसके बाद सरकारी स्कीम का फायदा उठाए जी। आप सरकारी स्कीम लेने के चक्कर में अगर आप ये काम शुरू करेंगे तो शायद आपके सक्सेस होने की संभावना कम रहती है। हाँ जी। आप 100 से शुरू कीजिए, 50 से शुरू कीजिए, एकदम 500 पे मत जाइए जी। अच्छा, तो सर जैसे आपने यहाँ पे तो एक तरह के रख रखे हैं जानवर, एक तरह के हो गए, अगर कोई मिक्स रखता है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे एनिमल पे काम करना या बहुत सारी ब्रीड को रखना हाँ जी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। लोग रखते भी हैं, काम कर भी रहे हैं जी। लेकिन देखिए, हर ब्रीड का ना अपना खाना एक बॉडी का नेचर होता है हाँ जी।
हार्मोनल बच्चों का अपना नेचर होता है जी। तो हर आदमी हर एक किसान अगर 10 ब्रीड आप रख लीजिएगा तो 10 ब्रीड जरूरी नहीं है कि आपको 10 ब्रीड समझ में आए। हाँ जी। हम भी आज 4 ब्रीड पे काम कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा मेन फोकस सोजती है जी। तो आप अगर एक ब्रीड पे काम करते हैं तो आपको इन ब्रीडिंग की दिक्कत नहीं होती है, बच्चे भी आपके अच्छे आते हैं, आप ध्यान रख पाते हैं, आपकी फीड जो हैबिट है वो हर ब्रीड की अलग अलग है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आपने यहाँ पे तो बकरी पाली हुई है सर, खाली सारी ब्रीड अलग अलग हैं, बकरी हैं। अगर कोई जैसे भेड़ पालता है, दुम्मा पालता है या फिर और XYZ कुछ भी पालता है तो उसमें भी मुझे लग रहा है सेम प्रॉब्लम यही आती है, जो फार्म बंद हो जाते हैं इस वजह से। देखिए भेड़ और बकरी का जो स्वभाव होता है अलग अलग होता है, लेकिन भेड़ का है थोड़ा वो इम्यून ज़्यादा होता है बकरियों से जी। तो अगर आप भेड़ और बकरी एक साथ करना चाहते हैं तो अलग अलग रखिए उनको, कभी एक साथ मत रखिए क्योंकि उनकी बीमारियां और इनकी बीमारियों में बड़ा अंतर होता है। और जो भी भेड़ बकरी पालक हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको पता होता है कि जानवर कैसे पालने हैं। प्रॉब्लम नए लोगों में आती है जो यूट्यूब और जो भी चीज़ें देख के और एकदम से कूद जाते हैं। हाँ। तो आप पहले कम जानवर ले जाइए, पहले सीखिए, उनका बर्ताव देखिए, उनका खाना समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमसे कहते हैं कि साहब हमको गोट फार्मिंग करनी है। हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ वहाँ बैठेगा कौन? हाँ। तो बोलते हैं मैं स्टाफ रख लूँगा। तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि साहब मैं नहीं करा पाऊँगा, सॉरी। तो अगर आपके पास खुद का टाइम है तो आपको ये काम करना चाहिए। हाँ। वरना ये काम आप 90% लोग फेलियर हो जाएंगे अगर वो ओनर वहाँ नहीं बैठा हुआ है। हाँ। और स्टाफ के ऊपर अगर वो काम छोड़ देता है। तो सर मेन कारण क्या होता है फार्म बंद होने का इस काम में? देखिए साहब मेन काम मैं बताऊं कि एक तो ब्रीड का पहचान, सबसे बड़ी जो दिक्कत आज के हिंदुस्तान में है, जो अच्छी ब्रीड की चुनाव नहीं करते हैं लोग जी। हाइब्रिड मॉडल पे काम नहीं करते हैं। बोले तो हाइब्रिड मॉडल का जिसमें आप हाइब्रिड मॉडल में ये होता है कि आप बकरी भी पालिए और बकरे भी रखिए। अच्छा। और दूसरा जो सबसे मेन कारण होता है हेल्थ। हाँ जी। आप कभी भी जब काम कर रहे होते हैं जी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका हेल्थ का सबसे बड़ा इशू होता है जी। तो हेल्थ के इशू में आपको वेटनरियन डॉक्टर, या आप बड़ा फार्म कर रहे हो तो आपको अपने पास एक वेटनरियन LSA एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ जी। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है मालिक का वहाँ ना होना। मैं हिंदुस्तान में ऑल ओवर वर्ल्ड में 200 फार्म पे विजिट किया हूँ, 10 से ज़्यादा कंट्री गया इस काम को लेके देखने के लिए जी। मैंने ऐसे भी कुछ फार्म विजिट किए जो बंद हो गए थे और उसमें मेजर कारण यही था कि जो ओनर है, जो मालिक है, वो वहाँ टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो देखिए स्टाफ काम करता है, ऐसा नहीं है, बट जब ओनर रहता है तो वो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और केयरिंग ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो मेन कारण ये भी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जैसे सर अगर चलो मान के चलो वो कर भी रहा है, ठीक है, तो उसे किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और आपके हिसाब से उसकी जेब में कितने रुपए होने चाहिए कि वो एक स्टेबल ये काम को कर सकता है, इस फार्म को स्टार्ट कर सकता है? देखिए साहब मैं तो हर किसी को बोलता हूँ ये बिजनेस अगर आप ध्यान से करते हैं और 5 एनिमल पे भी शुरू करते हैं तो भी प्रॉफिटेबल है। आपको बताऊं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेटा है, आज़ादी के बाद से कभी भी राजस्थान और तमिलनाडु में कभी भी किसान ने कभी सुसाइड नहीं किया, जबकि वहाँ मौसम क्रॉप को लेके, पैदावार को लेके हमेशा मौसम विपरीत रहा जी। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि हर घर में 5 बकरियां थी। हाँ जी। सो 5 बकरी भी अगर कोई पालता है तो उसका घर चल जाता है, बड़ा काम करता है तो अच्छा प्रॉफिट होती है जी। आप जितना नंबर जोड़ते चले जाएंगे प्रॉफिट ऑफ रेशियो आपका बढ़ेगा। खाने पे खर्चा कम आएगा, स्टाफ का खर्चा बटेगा, आपका जो स्पेस है उसका खर्चा बटेगा, आपका जो आप सेट बनाते हैं स्ट्रक्चर उसका खर्चा बटेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से आती है। 5 से कीजिए या 500 से कीजिए या 5000 से कीजिए। मेरा ये ध्येय रहता है कि आप खुद पहले इस धंधे को समझिए, पहले अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए जी, अच्छे लोगों को समझिए, ट्रैवल कीजिए आसपास जो 100-50 किलोमीटर के जहाँ भी आप खोलना चाहते हैं कि 50 किलोमीटर में कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 5 भी बकरी पाले हुए हैं, 50 बकरी पाले हुए हैं, और उनसे मिलिए, उनसे समझिए कि बिजनेस है क्या जी। कैसे वो पाल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, लोकल क्या अवेलेबिलिटी है जी। उसके बाद आप किसी भी संस्था में जाके कहीं से भी जब भी जानवर खरीदते हैं, जानवर का चुनाव सबसे बड़ा मैटर करता है। फेल होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है साहब जी कि ये सोचते हैं कि हम सस्ता ब्रीडर ले लें जी। देखिए अच्छे फीमेल गोट्स किसी भी ब्रीड की हो 20-22-25 हज़ार रुपए से नीचे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। किसान चाहता है कि 10,000 में खरीद ले। हाँ जी। वो 10,000 की बकरी को ठीक करके और 20,000 बनाने तक उसके पास पेशेंस होता नहीं है। बिल्कुल।
ब्रीडर जो होता है वो सबसे ज्यादा ब्रीडिंग सेटअप पे मैटर करता है। अब वो ब्रीडर लाख रुपए के भी मिलते हैं, ब्रीडर हमारे पास 10 लाख रुपए की भी हैं जी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि 10 लाख रुपए के ब्रीडर भी होते हैं जी। और जब आप आपने देखा हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, माँ के दूध पे 20-22 किलो के हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ब्रीडर आप महंगा लीजिए जी। जो भी फीमेल गोट ले रहे हैं आप बड़ी फ्रेम के लीजिए जी, स्वस्थ लीजिए और 14 महीने से ऊपर के लीजिए, तो उनकी मोर्टेलिटी की भी चांसेस कम होते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ी रहती है उनकी, और बच्चे कंसीव करने की भी क्षमता आपके यहाँ आके उसकी स्टेबल रहेगी। कुल मिला के बात ये है, जैसे दूसरे फार्म से आप लेके आते हो अपने फार्म पे, तो जो आने का जो टाइम लग जाता है ना, वहाँ कहीं ना कहीं मोरालिटी ज़्यादा फैलने की दिक्कतें हो जाती है। तो सर वापस आते हैं, युवान फार्म किस तरीके से नाम रखा आपने? युवान फार्म हम लोगों ने, युवान एग्रो फार्म हमारे बेटे का नाम है, युवान सिंह, और हमने उनके नाम पे ही रखा है। और हमारी कोशिश ये रही कि एक ऐसा सेटअप बनाएं जिसको देख के लोग प्रेरित हों, ये काम को करें। इस काम में बहुत पोटेंशियल है जी। अगर हिंदुस्तान में इतने बड़े अगर 1000 फार्म भी खुल जाए तो भी इस काम में कोई कमी नहीं आएगी और कोई रिसेशन नहीं आएगी। तो रिसेशन फ्री काम है, प्रॉफिटेबल काम है। अगर कोई भी आदमी किसी से भी जुड़ के काम करे, हमसे जुड़ के काम करे कहीं से, लेकिन अपनी पढ़ाई करके अच्छे से कॉन्फिडेंट होके काम करता है जी, तो वो आगे बढ़ता है। हम भी युवान एग्रो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने 2 साल इसके ऊपर पढ़ाई किया जी। हम लोग दुनिया घूमे, पूरे सब लोगों से मिले, ऑलमोस्ट 200 फार्म को विजिट किया पूरे ऑल ओवर इंडिया। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से लेके, केरला से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके और बॉम्बे तक जी। हम लोगों ने पूरे सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जितने भी अच्छे छोटे बड़े फार्म हैं हम लोग ऑलमोस्ट सबसे मिले जी। और मिलने के बाद हम लोगों ने तय किया कि ये काम करना है। जब काम स्टार्ट किया तो हमारे को शुरुआती में जिसको सबको प्रॉब्लम आती है, हमारे को प्रॉब्लम आई, लेकिन हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को चैलेंज के तौर पे लिया और जिन जिन परिस्थितियों से हम लोगों को प्रॉब्लम्स हुई उनको हम लोगों ने जितना जल्दी हो जाए रेक्टिफाई किया। स्वास्थ्य हो गया, फीड हो गया, इनका हमारा जो ब्रीडिंग सेटअप है, हमारे यहाँ भी बकरियां मरी हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे मरे हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ बच्चे नहीं मरते क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को सीखा और फेस करके और उसको अब ठीक किया। तो सर इसका ये बताइए मार्केट कैसा है और कहाँ पे हम इसे सेल कर सकते हैं? देखिए मार्केट अभी तक जो मिल्क का मार्केट है, अगर आप बकरी का दूध 40 रुपये से ज़्यादा बिकता नहीं है जी। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे और अमेजन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि गोट की जो घी है वो 3000 रुपये किलो और 2500 रुपये 2000 रुपये किलो बिकती है। तो एक किसान भी अगर रोज के 50-20 लीटर भी दूध निकालता है तो 1.5 किलो घी उससे निकल जाता है जी। क्योंकि बकरी का जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, गाय के दूध की तरह नहीं होता। और उसके अलावा चीज़ बना सकते हैं, उसके अलावा गोट सोप बना सकते हैं। हर चीज़ की ऑनलाइन डिमांड है, आप अपने घर पे भी बैठ के ये काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो ये तो एक आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि जो इसकी मैग्नीज होती है जी, वो दुनिया की सबसे बेस्ट खाद होती है। हाँ जी। किसान को पता नहीं है तो वो नॉर्मल गांव देहातों में बेच देता है, उसको बायोडिग्रेडेबल करके अगर ढंग से करे तो वो भी 10 रुपये से लेके 15 रुपये किलो तक बिक जाती है जी। और उसके अलावा मीट मार्केट तो है ही है सबसे बड़ा, ईद का मार्केट है जी। और फार्मर टू फार्मर भी है। आप अगर 100 बकरी पालते हैं, आपके आसपास किसान, आपको 2 जानवर चाहिए, बकरी चाहिए, तो आप उसको प्रेग्नेंट करा के दीजिए, उसको भी पैसे मिलते हैं जी। तो सर इसकी जो क्या बोलते हैं इनको, मेड, हाँ, तो ये आपकी बिकती हैं? हाँ, हम लोग बेचते हैं। हमारे यहाँ करीबन मैग्नीज का 2-2.5 से 3 टन रोज का हमारा प्रोडक्शन है। अच्छा। तो हम लोग उसको 2 महीने पहले तो ठंडा करते हैं। हाँ जी। और उसके बाद हम लोग जितने भी सब्जी उगाने, पॉली फार्मिंग में काम होती है, गार्निशिंग, फूल का खेती होती है और जितनी भी है उनके लिए, और या इंडोर पौधों के लिए, ये सबसे अच्छी खाद होती है। तो हम लोग ये खाद पे सेल कर। ठीक है। तो सर जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ये जो आपके 5 स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लगभग इनका एक एवरेज का कितना खर्चा मान के चलिए? ये करीबन मान के चलिए सर कि 300 से 350 रुपये स्क्वायर फीट एलिवेटेड सेट का खर्चा आ जाता है। ठीक है। तो एक आप जैसे इस फार्म की, इस सेटअप की बात करें तो इसका कितना आ गया होगा लगभग? अब वो है सर, कुछ लोहा हमारे पास पुराने भी थे, कुछ हम लोगों की जो सीट्स थी वो पुरानी भी थी, तो अप्रॉक्स ये कॉस्ट आ जाती है अगर आप बनाते हैं। हमारी चूंकि 1 लाख स्क्वायर फीट है तो हमारी कॉस्ट थोड़ी कम आई है जी। अगर आप 100 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट बनाएंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी। जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। एक सर मुझे एक ना फार्मर को थोड़ा सा एक आइडिया बताइए कि लगभग इतना मान के देखिए, 1000 अगर आप 500 जानवर को रखने के लिए 7,000 स्क्वायर फीट आपका मान के चलिए एक सेट बनाना पड़ता है एलिवेटेड जी।
तो 20 से 21 लाख रुपए का खर्चा आता है। 20 से 21 लाख रुपए के समथिंग में 500 जानवरों को रखने के लिए 20 से 21 लाख रुपए में एलिवेटेड शेड अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 5 है। हमारे 1 लाख स्क्वायर फीट के 5 टोटल 5 है। हाँ जी। जो इसमें टोटल जो एलिवेटेड शेड एरिया है वो 1 लाख स्क्वायर फीट। तो लगभग इसका कितना मान के चले खर्चा 5 का? अब मैंने आपको बताया ना सर कि हमारा अलग अलग तरीके से बना है, ओवर द पीरियड बना है, तो कुछ महंगे बने हैं, कुछ बाद में बने हैं जी। तो ये अलग अलग ही है सारा, ऊपर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है। वो आपके ऊपर बात है कि आप किस तरीके से उसको एक अपने यहाँ पे उसे लेके आते हैं फार्म पे। ठीक है सर, लास्ट में मुझे बताइए कि जैसे आपने इतना पैसा खर्च किया तो इससे आपको 2 साल भी हो गए करते हुए इसे कंटिन्यू, और मुझे लग रहा है 2 साल के बाद में ही एक रनिंग पीरियड पे आता है फार्म, है ना। उससे पहले तो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। तो एक लगभग आइडिया आप कितना मान के चल रहे हैं, एक्सपेक्ट कितना करें कि आप इससे इतनी इनकम उठा सकते हैं? देखिए, हमारा जो कोई भी बिजनेस होता है 2 से 3 साल तक आपको कोई पैसा देता नहीं है। तो हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, या जो हमारा ह्यूमन कॉस्ट है, या जो हमारा सैलरीज जाती है, ये ओवर द पीरियड हमारे 4 से 5 साल में निकलेगा। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम इससे पैसे कमा के और हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसको ले जाए। प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में भी होगा, लेकिन हमारा जो प्राइमरी गोल है जो 5000 किसानों से जुड़ना, उनको हेल्प करना, उनकी आजीविका को बदलना। तो ओवर द पीरियड अगर आप देखिए तो कोई भी बिजनेस में 4 से 5 साल का टाइम लगता है, लेकिन आपका उद्देश्य भी देखना पड़ता है कि आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। अब जितना पैसा यहाँ लगा है, मैं किसी और बिजनेस में लगाता हूँ तो शायद 3 साल में पैसे आ जाते हैं, रिस्क कम होता। लेकिन हमारी कोशिश रही कि हम ऐसा काम करें जिसमें पैसे भी कमाए, हम किसानों की जिंदगी भी बदल पाए। आज हमारे साथ 500 किसान जुड़े हुए हैं जी। तो आज उनकी आजीविका बदली हमारी वजह से, क्योंकि जितने बिचौलिए थे हमने उनको हटा दिया। हम डायरेक्टली माल खरीदते तो उनको 2 रुपए ज्यादा मिलता है, हम उनको बेच भी रहे हैं तो उनको भी 2 रुपए कम में माल बिक रहा है। तो ओवर द पीरियड आपको किसी भी बिजनेस करने से पहले ये समझना पड़ता है कि आपका उस बिजनेस का करने का ध्येय क्या है। तो हमारा जो ध्येय है, हम कामयाब हैं, हम आज खुश हैं। सबसे अच्छी बात है सुकून का काम है, हम सुकून में, हमारे 70 लोग बहुत सुकून में यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पे 70 परिवार काम करते हैं? हाँ जी, 30 से 40 लोग यहाँ रहते हैं और बाकी आसपास के लोग आते हैं सुबह और शाम को चले जाते हैं। और हमारे सारे स्टाफ को यहाँ रहने की जगह दी हुई है, एक जगह खाना बनता है तो एक ही साथ खाना खाते हैं हम लोग। और जो डॉक्टर की प्रॉब्लम होती है सारी हमारी इन हाउस व्यवस्था है। अच्छा, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप जो हमारे नए फार्मर हैं वो इस काम के लिए प्रेरित हो और वो ना नुकसान करें, यूट्यूब पे वीडियो ना देखें ऐसे कि लाखों करोड़ रुपए रातों रात कमा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद।